over total outcomes. हाँ जी, प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज, प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of possible outcomes. ठीक है, ये आप 9th क्लास 10th क्लास में सभी ने ये पढ़ा ही है फॉर्मूला। इसकी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कभी 0 से कम नहीं हुई और 1 से ज्यादा नहीं होती। इट मे बी इक्वल टू 0, इट मे बी इक्वल टू 1, बट इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। पहली कंडीशन ये याद रखनी है, कोई भी फॉर्मूला हो, किसी भी इंडिपेंडेंट इवेंट, बायस थ्योरम लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से कभी ज्यादा नहीं आएगा, 0 से कभी कम नहीं आएगा। मोर प्रिसाइसली हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, ये भी आपको पता है। मैं थोड़ा सा आपको 9th 10th से पिक करता हुआ +1 का जो पोर्शन पड़ा है, फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे आज के टॉपिक से। ठीक है, सेकेंडली, जितनी भी इवेंट एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? दैट इज ऑल इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी आपको क्लियर है। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग को हम किसे नोट करते हैं? ई बार। किसी का होना और ना होना 1 होता है। जैसे आज हम बोले कि आज बारिश पड़ेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन, तो आप क्या बोलेंगे? 1 माइनस 1/7। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो इट इज 6/7। मीन्स होना प्लस ना होना दोनों का सम 1 होता है। फिर आपको यह भी पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 minus probability of नहीं नहीं, possible event. इम्पॉसिबल। अगर मैं कहता हूं एक बैग है, उसमें रेड बॉल्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो बॉल? 0. 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, हाँ जी, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इट इज 1. ऑलवेज 1। तो ये मैंने सिर्फ बेसिक्स अभी बताया है कि प्रोबेबिलिटी के बीच में आपने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे पिक करता हूं। दिस इज अ बैग which contain 3 red balls and 7 black balls। ठीक है, मैं कहता हूं what is the probability of drawing the red ball from the bag? So 3/10. 3/10. 3/10। 3/10. बिल्कुल ठीक है जी। what is the probability of drawing a not red ball? 7/10. इजी। लेकिन आपने ये 10th में तो यहां पढ़ा था, लेकिन +1 में आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट? अब ये बताओ क्या होगा, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल या 2 रेड बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट? एनीवन? 3C2/10. हाँ, देखो यहाँ टोटल आपके पास क्या है? टोटल 10 बॉल्स थी, तो यू हैव टू ड्रॉ द 2, तो यहाँ पे 10C2। और मेरे लिए फेवरेबल क्या है? दोनों की दोनों रेड हों, तो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट इज 3C2 ओवर 10C2। हाँ जी, क्लियर हो गया। एक और चीज देखते हैं, अगर मैं यहां पे कहता व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 ब्लैक बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट? हाँ जी, ब्लैक तो है ही नहीं सर। 7. ब्लैक 7 ब्लैक है ना, 7 ब्लैक बॉल Okay. विदाउट रिप्लेसमेंट। So 7 7C3/10C3. 10C3. ठीक है जी।
अब एक चीज और कह रहा हूं, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है या विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट का मतलब होता है आपने बॉल निकाली और फिर उसको अंदर डाल दी। रिप्लेसमेंट, रिप्लेस मींस पहले निकाल रहे हो फिर डाल रहे हो, रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने एक बॉल निकाली फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाल दी, तो दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में वी कैन अप्लाई द कॉम्बिनेशन पार्ट। लेकिन अगर यहां पे ध्यान रखना कि अगर आ जाता टू रेड बॉल विद रिप्लेसमेंट, तो आपने क्या करना है, एक एक करके बॉल निकालनी है। पहले रेड निकाली, पहले रेड निकाली, ये ड्रॉ की, फिर रेड को अंदर डाल दिया, फिर दोबारा रेड निकाली, तो यहां अकेले केली की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? सर 3/10। 3/10। फिर रेड निकाल, जब बॉल अंदर डाल दी तो 10 की 10 ही रही, तो इट इज अगेन 3/10। ठीक है, तो इट इज 9/100। अगर यहां पे ऐसे हो जाता कि 3 ब्लैक बॉल विद रिप्लेसमेंट, तो यहां पे क्या आता? प्रोबेबिलिटी ऑफ 7/10 ब्लैक का और, क्यूब। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आ जाती 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10, तो ये आपके पास आंसर बनता 343/। हाँ जी, ये बेसिक आपको क्लियर हो गया। ये पार्ट आपने 10th में पढ़ा, ये जो चीज की है आपने +1 में की है। ठीक, आपने इफ A and B are associated event with the random experiment, एसोसिएटेड इवेंट विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कौन बताएगा क्या फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी? Probability. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? आपने Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. बिल्कुल ठीक है, इस बेस पे आपने क्वेश्चंस किए थे। और एक इसका सेकंड फॉर्मूला भी किया था, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या पढ़ा है आपने? उसमें था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती हैं जिसमें इंटरसेक्शन क्या हो जाता है 5 Zero. और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यही होती हैं जिनमें ए इंटरसेक्शन बी इज 5। अब आप कहोगे जी हमें कैसे पता लगेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ये भी फॉर्मूला और का है, ये भी फॉर्मूला और का है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इफ find the probability of drawing cards from well shuffled deck of 52 cards। कौन से? एक है probability of heart और king, second is probability of heart और spade। अब देखिए दोनों में और हैं, यहां भी और है और यहां भी और है। अब आपको पता है और मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट और किंग, इसका मतलब ये ए हो गया ये बी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप यहां देखोगे हार्ट और किंग में एसोसिएशन है कि नहीं है? है सर। है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट एंड किंग माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे एसोसिएशन ना होती तो हम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देते। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, हार्ट की प्रोबेबिलिटी
13 by 13 by 52. 52. किंग की 4 by 4 52. by 52. एंड हार्ट एंड किंग 1 by 1 by 1 by 52. 52। ये इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स क्या हुई, एसोसिएटेड। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे आ जाता हार्ट और स्पेड, ये भी आपके पास दो इवेंट्स हैं, ये ए ये बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड तो आएगा। क्या यहाँ पे माइनस हार्ट एंड स्पेड हो सकता है? नहीं, No, so because they are mutually exclusive. So it is 13 by 52 plus 13 by 52. It is 26 by 52. Adding conditional probability. ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं? देखो, प्रोबेबिलिटी के लिए P, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय A डिवाइडेड बाय B, ऐसे, या कई बार ऐसा भी लिखा होता है A अपॉन B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे नोट करते हैं? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A when B is already occurred। ठीक है, इसका मतलब जो पहले लिखा हुआ है इसके होने की प्रोबेबिलिटी, जो सेकंड वाला है जो नीचे है, वो प्रोबेबिलिटी वो हो चुका है, वो इवेंट हो चुका है। तो आपके पास अगर मैं यहां पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ m डिवाइडेड बाय n, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें m निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि जो n है वो ऑलरेडी हो चुका है, इट इज ऑलरेडी अकर्ड। हाँ जी, ये क्लियर हो गया? What is a conditional probability of A divided by B? It is A upon B is given by, it is occurrence of first when second is already occurred। तो ये लिख लीजिए पहले, फिर मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A डिवाइडेड बाई B का? इट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट A डिवाइडेड बाय B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब A और B का इंटरसेक्शन, और नीचे किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी? जो पीछे होगा। ठीक है, अगर इन केस यहां पे फॉर्मूला निकालना होता हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय A, क्या फॉर्मूला होता? probability of A intersection B over probability of A. यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, वो बिकॉज इंटरसेक्शन सेम ही आता है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जो पीछे है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है ये सभी को? चलिए चेक करिए, यही आंसर है आपका? Yes. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए, सेकंड एंड थर्ड। हाँ जी, सेकंड हो गया सभी का? सेकंड में डायरेक्ट ही था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय B फाइंड आउट करना था। क्या आएगा? 16 by इंटरसेक्शन B 25. प्रोबेबिलिटी 16 बाय 25। तो थर्ड में देखिए, देखो पहले सिंपल क्वेश्चन में करवाना हूं, फिर इसकी स्टेटमेंट्स हम पे आएंगे। तो आज सिर्फ हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पिक करनी, कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखिए, A दे रखा है, B दे रखा है, B डिवाइडेड बाय A दे रखा है, इंटरसेक्शन B पूछा है। तो आप क्या करेंगे? B डिवाइडेड बाय A गिवन है कितना? 0.4। व्हाट इज B डिवाइडेड बाय A? इट इज B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो B इंटरसेक्शन A इज 0.4 इंटू PA। PA की वैल्यू आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.8, तो ये आ जाएगा 0.32। तो आपके पास B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B की बात है, तो आपके पास A इंटरसेक्शन B 0.32 आ गया। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ
A डिवाइडेड बाय B फाइंड आउट करो, तो इट इज गिवन बाय A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है आपके पास 0.5, तो ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ये क्या आ जाएगा आपका, ये हमने यहाँ निकाला भी हुआ है, इट इज 16 by 25 एंड लास्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अब देखो जब यूनियन की बात हो ना, आपने हमेशा एसोसिएशन वाला ही लगाना है, अनलेस एंड अनटिल उसने वो लिख दिया कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0.5 and A intersection B is 0.32. So this is your 1.3 minus 0.32, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा माइनस 0.98। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द केसेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइडेड बाय F। यहाँ प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ प्रोबेबिलिटी E डिवाइडेड बाय F आपको फाइंड आउट करना है इन सारे क्वेश्चंस में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसकी सैंपल स्पेस पहले लिखें। कहता है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। +1 में जब आपने जब प्रोबेबिलिटी शुरू करवाई थी तो सबसे पहली चीज आपको सैंपल स्पेस बताया गया था। तो सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, कॉइन जब 3 बार फेंका जाए तो क्या होती है, इट इज हेड हेड हेड, फिर 2 हेड में एक टेल डाल दो यहाँ पे, फिर रादर देन राइटिंग इन अ लीनियर वे उसको नीचे ले आओ, फिर टेल को सेकंड, यहाँ सेकंड लास्ट पे, फिर टेल को फर्स्ट पे लिख लो, तो इससे आपके सैचुरेटेड आएगी। फिर लास्ट में क्या लिखो, टेल टेल टेल, फिर यहाँ पे लिख लो 2 टेल में एक एच डालो, फिर यहाँ पे उसको सेकंड लास्ट पे एच को, फिर एच को फर्स्ट पे। तो दिस इज अ सैंपल स्पेस ऑफ व्हेन कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब यहाँ देखो इवेंट पहली क्या है, E is a event when head on a third toss। अब head on a third toss कौन से इवेंट्स हैं, ये देखिए, ये head on third toss ये वाली है, यहाँ पे भी head on third toss, यहाँ भी head on a third toss। तो ये वाली इवेंट E में मैं लिख दूंगा। तो E में कौन कौन सी आएंगी, H H H, H T H, H H H, T H H and T T H। नेक्स्ट आपको इवेंट क्या लिखनी है, F हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस कौन कौन सी इवेंट्स होंगी, ये वाली और ये वाली। इसके अलावा कोई इवेंट बनती है जिसमें हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस हैं, नहीं है? तो चलिए ये हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस लिख ली। अब वो कह रहा है फाइंड E डिवाइडेड बाय F। E डिवाइडेड बाय F के लिए आपको क्या चाहिए, E डिवाइडेड बाय F के लिए क्या चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, तो पहले मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूं। क्या कॉमन आता है दोनों में, हेड हेड हेड, इट इज हेड हेड हेड, तो यही कॉमन है दोनों में, एक ये चीज कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइडेड बाय F इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब इंटरसेक्शन में कितने केसेस हैं, 1 1 ओवर, ओवर क्या आएगा, टोटल, टोटल सैंपल स्पेस में 8 केसेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ F, F में कितने केसेस हैं, 2/8। 2/8, तो आंसर इज 1/2। तो ये 6th क्वेश्चन के ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं टिल क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बता दूंगा, लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे, लिख लो 6 to जो 10th क्वेश्चन तक हैं, ये सारे ऐसे ही हैं E डिवाइडेड बाय F। इस एक्सरसाइज के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, E डिवाइडेड बाय F, सभी में E डिवाइडेड बाय F में केसेस लिख लोगे, सैंपल स्पेस का E लिख लोगे, F लिख लोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइडेड बाय F कैलकुलेट कर लोगे। अगर कहीं पे आपको आ जाता है जो भी स्टेटमेंट सम्स हैं, व्हाट इज द
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कुछ भी बोल सकता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां लिखा हो कुछ और यहां पे लिखा होगा गिवन दैट दिस, जितने भी स्टेटमेंट्स हम आगे आएंगे। तो अगर वो पूछता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, तो आप पहले वाले को ए मान लें या कुछ भी मान लें और सेकंड वाले को बी मान लें, गिवन दैट के बाद बी मान लें। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो जब भी आपको पूछे फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश गिवन दैट डैश मींस first is a and second is b, you have to calculate a divided by b, and a divided by is given by a intersection b over probability of b। ठीक है, ये तो हमने समझा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसी कंटेक्स्ट में, assuming that each born child is equally likely to be a boy or a girl, a family has 2 children, what is the conditional probability both are girl given that youngest is girl। ठीक है, तो पहले तो चलिए सैंपल स्पेस लिखते हैं। क्या सैंपल स्पेस बनेगी, ये आपने ऑलरेडी लिखी हुई है। सर बी बी जी जी यस इट इज बी बी, boy बॉय गर्ल, girl गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। ठीक है, तो ये आपकी सैंपल स्पेस बन गई अगर 2 चिल्ड्रन के हिसाब से। अब वो कहता है व्हाट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल, तो मैं बोथ आर गर्ल को क्या ले लूंगा, ए। तो मेरे पास ए क्या बन गया, बोथ आर गर्ल, और बी जो गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल, तो यंगेस्ट इज गर्ल आपका बी बन गया। चलो बोथ आर गर्ल में कौन से केस आएंगे, जी जी, इट इज जी जी। अब मुझे ये बताओ यंगेस्ट इज गर्ल, बी जी और जी जी। हाँ जी बी जी और जी जी। देखो यंगेस्ट का मतलब क्या हुआ, लड़की छोटी हो रही है, छोटी पहले हो, हाँ तो छोटी है तो इसका मतलब पहले लड़का फिर लड़की हुई है ना, और या दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो ये कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, यंगेस्ट गर्ल में जी बी नहीं लिखना, जी बी मतलब वो फिर लड़की एल्डेस्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यंगेस्ट मीन्स पहले लड़का फिर लड़की हुई ना, तो इस ऑर्डर ध्यान रखना, यहाँ उल्टा नहीं लिखना। और ये तो आपको ए और बी आपने जब लिख लिए तो आपके दिमाग में यहीं पे आपको आ गया था कि आपको ए डिवाइडेड बाय बी निकालना है। तो ए डिवाइडेड बाय बी के लिए पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में कौन से केसेस आएंगे, इट इज जी जी, जी जी, और a divided by is b is given by a intersection b over probability of b। तो a intersection b में कितने केसेस थे, 1/4, एंड b में कितने केसेस थे, 2/4। तो आंसर इज 1/2। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट पिक किया है। सर लास्ट में क्या गया सर, रिपीट करना। देखो लास्ट में क्या है, ये तो आपने जब वो लिखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल, तो बोथ आर गर्ल ए हो गया, गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल वो आपका बी हो गया। तो ए डिवाइड बाय बी फाइंड आउट करना था आपको, तो ए वो तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन में कितने केसेस थे, 1, टोटल केसेस थे सैंपल स्पेस में 4। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 केसेस हैं और टोटल केसेस हैं 4, 2/4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर। ओके ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, बोथ आर गर्ल तो ठीक है, ए तो है बोथ आर गर्ल, और बी पार्ट क्या है, इसको बी नहीं लिखते बिकॉज बी यहां यूज कर लिया, तो एक ही क्वेश्चन में बी 2 नहीं करने, तो इसको सी ले लेते हैं। तो सी इज एटलीस्ट 1 इज गर्ल। ठीक है, बोथ आर गर्ल में कौन से केस होंगे, जी जी, और एटलीस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एटलीस्ट, ये चीजें तो अपने दिमाग में फिट कर लो, कम से कम, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग से 3/4 निकाल दो दोनों को। ठीक है, ये जो मैं 2 बताने लगा हूं ये +2 तक याद रखना, जब भी आपको एटलीस्ट आ जाए तो आपने सोचना है ग्रेटर देन इक्वल टू, जब भी एटमोस्ट आ जाए आपने हमेशा सोचना है लेस देन इक्वल टू। तो कई बार कम से कम और ज्यादा से ज्यादा में कई बार हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं, मैंने देखा है जब मैं पेपर चेक कर रहा होता हूँ तो वहां पे क्या उल्टा लिखा होता है,
At least means greater than equal to, at most means less than equal to. तो at least one girl means 1 और greater than equal to 1. तो 1 गर्ल वाले केस लेंगे और 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा मतलब greater than equal to 1 में, तो ये सारे केसेस लिख लेंगे. तो लिखेंगे BG, GB और GG. ठीक है. तो A इंटरसेक्शन C में क्या आ जाएगा आपके पास? It is GG. Now A divided by C is given by A intersection C divided by probability of C. Intersection में कौन से केसेस थे? 1/4 1/4 और 3/4. तो आंसर इज 1/3. 13. कोई भी एक जना रीड कर लो क्वेश्चन को. तो थोड़ा सा नीचे करना. हाँ जी, लो जी. An instructor has हाँ जी. question bank consisting of 300 easy true or false questions. एक मिनट देखो, जैसे उसने पढ़ा इंस्ट्रक्टर हैज क्वेश्चन बैंक ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. तो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं? 300. आगे पढ़िए. 200 difficult true false questions and 500 easy multiple choice questions. 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice questions. yes. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a MCQ? ठीक है, इट इज गिवन. देखो लास्ट लाइन आपको बता रहा है व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी इट इज अ इजी क्वेश्चन. इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए? ए. गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, ये क्या हो गया आपके पास? बी. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं. ए क्या है? ए इज easy easy question. and given that it is a multiple choice question, it is MCQ. अब मैंने जो अभी पढ़ा तो अभी उसमें उसके हिसाब से मैंने ये आपका डाटा बना लिया. तो मुझे पता है, यहाँ मुझे पता लग गया कि मुझे A डिवाइडेड बाय B फाइंड आउट करना था. ठीक है. तो A डिवाइडेड बाय B इज गिवन बाय क्या होगा? A इंटरसेक्शन Probability B of A intersection B ओवर Over probability of B. 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 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, वो कितने हैं बताइए? 500. 500. तो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो तो वो 500 है. तो 500 प्रोबेबिलिटी 500 तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो देखो जी हमने यही डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हो, प्रोबेबिलिटी तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है. तो कई बार प्रोबेबिलिटी लिख दी जाती है, प्रोबेबिलिटी 500 तो नहीं हो सकती. 500 अपॉन क्या आएगा? Probability of B MCQs 300. कितना? 900. इट इज टोटल क्वेश्चन देखो, 1400. टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 1400. 1400. 1400. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस इट इज एमसीक्यू कितने हैं इसमें? एमसीक्यूज. उसने ना बोला इजी, 500. हाँ उसने ना बोला इजी ना बोला डिफिकल्ट, उसने बोला एमसीक्यूज. तो एमसीक्यूज कितने हैं? तो टोटल एमसीक्यूज कितने हैं? 900 ओवर 1400. 1400. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. आंसर इज 5/9.